ओके नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। अपील्स, रेफरेंस एंड रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर था अपना असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसके बाद अगला टॉपिक है अपील्स, रेफरेंस एंड रिवीजन। से मैं तो बोलता हूँ कुछ चैप्टर्स तक है ना, तुमको लगना चाहिए एक ही चीज चल रही है। खाली अनाउंस करते हैं, मैं बड़े भले बोल रहा हूँ कि नया टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा समझना चाहिए एक ही चीज चल रही है। इट इज जस्ट अपना पिछला टॉपिक किधर रुक गया था, असेसमेंट हुआ खत्म। फिर दुनिया उधर थोड़ी रुकती है, दुनिया आगे बढ़ती है। असेसमेंट क्या लड़ाई झगड़े होते हैं? तो लड़ाई झगड़ों का बनाया अलग टॉपिक है, लेकिन रियल लाइफ में इट इज अ कंटिन्यूएशन। So in simple language, for 4-5 chapters, for the upcoming 4-5 chapter, you should feel it is one single unit only. जो भी है बोलने में तो नया टॉपिक चलो, अपील्स, रेफरेंस एंड रिवीजन। सी, ये रेफरेंस और रिवीजन वर्ड की फीलिंग तुमको थोड़े टाइम के बाद मिलेगी। अभी मोटा मोटी ये समझो अपील का चैप्टर चालू हुआ है। अब देखो ये चैप्टर में मेरा प्लान क्या है, देखो मेरी प्लानिंग समझ लो। पहले बच्चों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपील का एक फ्लो बता दूंगा, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने पिछले टॉपिक में दिया ही था, थोड़ा और प्रिसाइज आइडिया दूंगा इस फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर फ्लो चार्ट बताने के बाद मैं तुमको चैप्टर की समरी से चालू करूंगा। अपना मेरा पढ़ाने का पैटर्न तुम लोग नोटिस करना, हर चैप्टर में क्या करता हूं, पहले उस टॉपिक का पूरा आउटलाइन बता देता हूं एक समरी के फॉर्म में, फिर एक एक चीज लाइन से खत्म करूंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या बताया था, चैप्टर 4 पार्ट में, रिटर्न्स, इंक्वायरी, असेसमेंट, अदर सेक्शंस। तो वैसे ये चैप्टर को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये मैं थोड़ी देर बाद चालू करूंगा। ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि पहले तुमको एक फ्लो चार्ट जैसा बताना पड़ रहा है। इट्स लाइक यू नो एक्चुअल पिक्चर थोड़ी देर बाद चालू होगी, पहले ट्रेलर है। तो ये मूवी का ट्रेलर जैसा हो गया, फिर पिक्चर चालू, पहले नाम वाम आते हैं ना, तो ये नाम है सब पिक्चर में, ये है ये, फिर एक्चुअल मूवी चालू होगी यहां से, लेकिन पहले एक ट्रेलर जैसा है। लुक सी, ये क्या हो रहा है इस मीटिंग में, असेसमेंट हो रहा है। ये असेसमेंट की मीटिंग है। ए और एसएससी आमने सामने मिलजुल के क्या कर रहे, असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट का मतलब क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम का कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन कई बार उस ऑर्डर से एसएससी नाखुश होता है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। नाखुश क्यों होगा? कि उसको लग रहा है भाई इतना ज्यादा टैक्स मुझसे मांग रहा है, मैं नहीं भरूंगा, मुझे मंजूरी नहीं है। तो अगर एसएससी उस ऑर्डर से नाखुश है तो ही कैन फाइल एन अपील। बाकी कितने लोग तो क्या है, एकदम दुखी होके सहन करके बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है एक बार अपील में घुसे तो लंबी लड़ाई चालू हो जाती है। लेकिन कोई कोई लोग से सहन नहीं होता, क्योंकि करोड़ों का मामला है, और अगर ऐसा ऑर्डर पास हुआ है तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूं, मैं लड़ूंगा। इंश्योर लड़ना नहीं लड़ना तुम्हारी चॉइस है। लॉ क्या बोल रहा है कि अगर तू दुखी है तो लड़ सकता है, बाकी तेरे को 1000 रुपए का दुख है, करोड़ रुपए का दुख है, वो तू सोच, बट यू कैन फाइल एन अपील। टेल मी ऑर्डर है कौन सा जिससे मैं दुखी हूं, मतलब एग्जैक्टली ऑर्डर कौन सा है? 143 हो सकता है रेगुलर असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट भी हो सकता है, और 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यही तो 3 असेसमेंट ऑर्डर है ना। सी, कितने लोग को क्या लगता है सर बेस्ट जजमेंट में भी अपील होता है? क्यों बच्चों की थिंकिंग है सर बेस्ट जजमेंट तो क्यों किया था जब एसएससी कोऑपरेट नहीं किया था। एक तो एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है, अब बेस्ट जजमेंट होने के उसको लड़ाई करने का है, क्यों नहीं करेगा? एसएससी क्या बोलेगा, मैंने कोऑपरेट नहीं किया, वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बेस्ट जजमेंट करने का बोला है। बेस्ट मतलब बेस्ट, डिड यू डू बेस्ट? नो, यू डिड वर्स्ट, सो आई विल फाइल एन अपील फॉर दैट ऑल्सो। मतलब एसएससी को बेस्ट जजमेंट में भी अपील करने का राइट है। नहीं तो स्टूडेंट क्या सोचता है, एक तो कोऑपरेट नहीं किया था, बेस्ट जजमेंट के अभी तेरे को लड़ना भी है, क्यों नहीं लड़ूंगा? एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, असेसमेंट आपको बेस्ट जजमेंट से करना तो जजमेंट भी तो बेस्ट लगाओ, लेकिन आपका जजमेंट हमको वर्स्ट लग रहा है, हम लड़ेंगे तो उधर भी लड़ सकते हैं। खैर मेरी ड्राइंग में अगर बेस्ट जजमेंट होता तो एसएससी सामने मीटिंग में नहीं होता, पर ठीक है उसको इतना दिल पे मत लो। कहने का मतलब है रेगुलर असेसमेंट में भी लड़ाई होती है, बेस्ट जजमेंट में भी लड़ाई होती है, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में भी लड़ाई होती है। लड़ने के लिए सबसे पहले हम किसकी शरण में आते हैं? सीटा। फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट में अपील्स। लेकिन पता है सीटा के पास बहुत ज्यादा काम हो गया है, तो उसका हाथ बटाने के लिए एक आदमी रखा है, जॉइंट सीटा।
जॉइंट सीटा, क्या बोलते हैं, जॉइंट सीटा। एक होता है मेन सीटा, एक होता है जॉइंट सीटा। ये कुछ अभी इन दिनों में एक नई पोजीशन इन लोग ने क्रिएट की है, क्योंकि लॉ ने क्या सोचा, सीटा के बाद दुनिया भर के लोग लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं, तो उसका वर्कलोड कितना हो जाता है। सोच, तू एक ऑफिस में एम्प्लॉय, ये सब काम तेरे सिर पे थोप दिया तो परेशान हो जाओगे ना। और उसमें कोई हाथ बटाने वाला मिल गया तो कितनी रिलीफ मिलती है। तो सीटा का हाथ बटाने के लिए एक आदमी है, जॉइंट सीटा। जो सी मैंने ड्राइंग में लिखा नहीं है, मेरे बोलने में भी कई बार मैं जॉइंट सीटा इतना मैं रिपीटेडली बोलूंगा नहीं, लेकिन एक ही बार में समझ लो, जब जब मैं सीटा कहूं जॉइंट सीटा भी आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, अब देखो, सीटा में अपील करनी है तो उसका टाइम लिमिट है 30 डेज। कितना दिन? 30 डेज। कहां से गिनना है मालूम है? गैस करो कहां से गिनेंगे। अरे अपील करने का टाइम 30 दिन है, लेकिन 30 दिन गिनोगे कैसे है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। ये देखो, ये ऑर्डर पास होता है ना, उसके बाद मैंने पढ़ाया था ना सेक्शन 156, लास्ट लेक्चर ही पढ़ाया था, उसमें अपने नोटिस और डिमांड मिलता है। तो जिस दिन नोटिस और डिमांड मिला ना, वहां से 30 दिन गिनना है। ओके, और जिस दिन मिला वो दिन को गिनती में मत लो, नेक्स्ट डे से काउंटिंग होता है। ये तो मैंने कई बार बोला है। तो मुझे अगर नोटिस और डिमांड मिला 23 जुलाई को, तो वो छोड़ दो, फिर 24 जुलाई से गिनो, 30 दिन में अपील करनी है। और पता है, ये 30 दिन और वो 30 दिन सेम ही है। कौन सा? नोटिस और डिमांड आता है तो 30 दिन में टैक्स भरो। अरे था ना नोटिस और डिमांड की थियरी में, जैसे ही नोटिस और डिमांड का पत्र आता 30 दिन में टैक्स भरना है। वही सोच के लॉ ने इधर 30 दिन सेम रखा है। सी, लॉ का क्या थिंकिंग है, नोटिस और डिमांड आया ना, उसके 30 दिन में टैक्स भी भर दे, और वही 30 दिन में तो अपील भी चालू कर दे। और कोई ऐसा बोले, क्यों मैं टैक्स क्यों भरूं, मुझे टैक्स भरना मंजूर ही नहीं है, इससे तो मैं लड़ रहा हूं, तो भरूं क्यों? तो लॉ क्या बोल रहा है, भरना तो पड़ेगा। अगर तू लड़ लड़ा के जीत गया, पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन तुझे भरना तो पड़ेगा ही। ओके, हाँ, कोई कोई केस में क्या होता है, अपने को टैक्स भरे बिगर भी लड़ाई झगड़ा करने मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टे ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? स्टे ऑफ डिमांड। उसकी थियरी में बाद में लाऊंगा, लेकिन वो एक एक्सेप्शन जैसा होता है ना। एक जनरल रूल क्या माइंड में सेट करोगे, लड़ना है तो लड़ते रहे, लेकिन तू 30 दिन में टैक्स भर दे, और लड़के जीत गया तो वापस मिल जाएगा। ओके, सी, ऐसे तो कई बार अपने को ना रेक्टिफिकेशन भी करवाना होता है। 154, सी, अपील तो डिबेटेबल मैटर के लिए होता है, लेकिन कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक के लिए रेक्टिफिकेशन होता है। तो रेक्टिफिकेशन का भी यही प्रोटोकॉल है। तेरे ऑर्डर में कोई सिली मिस्टेक है भी ना, तो तू रेक्टिफाई करवाते रहे, लेकिन तू पहले टैक्स भर दे। क्योंकि सी, जैसे ही नोटिस और डिमांड आता है ना, उसके 30 दिन में टैक्स भरना ही पड़ता है। अगर तू ये बोलेगा क्यों भरूं, मेरे ऑर्डर में सिली मिस्टेक है, मेरे को लड़ाई करना है, जो करना है तू कर, लेकिन तू तेरा टैक्स भर दे। ये डाउट तुमको पहले ही आ जाना चाहिए था। जब मैंने नोटिस और डिमांड पढ़ा है ना, वो टाइम तुमको पूछना था, सर अगर किसी के ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो रेक्टिफिकेशन की वेट करे कि टैक्स भर देवे? भर देवे, भर दो पहले। इन शॉर्ट, कोई भी ऑर्डर में तुमको चाहे रेक्टिफिकेशन करवाना हो कि अपील करना है, करते रहो, लेकिन टैक्स को पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। टैक्स तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड नोटिस और डिमांड भरना ही पड़ेगा। ओके, तो और वही सेम वे में अपने को ये 30 days भी गिनना है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डिमांड। फिर सीटा को हम लोग अपील करते हैं ना, सुनो, वो अपना जजमेंट देगा। जजमेंट की एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, दूसरी कॉपी मिलेगी सीआईटी को। सीआईटी बोला, सीआईटी मतलब प्लेन सीआईटी, ब्रैकेट में अपील नहीं बोला है, सादा सीआईटी। ओके, तो क्या बोला, सीटा अपने फैसले की एक कॉपी देगा एसएससी को, एक कॉपी देगा सीआईटी को। ऐसा क्यों होता है बताओ? सीटा अपना फैसला कब सुनाएगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्या एक ट्रेलर जैसा हो रहा है पिक्चर का, डिटेल में नहीं घुस रहे। तो सीटा का जजमेंट कितने टाइम में आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी खाली इतना समझो ना, सीटा अपना जजमेंट देगा तो पेपर पे लिख के देगा, और पेपर का एक कॉपी एसएससी को मिलेगा, एक कॉपी सीआईटी को मिलेगा। सीआईटी को क्यों दे रहे हैं? सी, एसएससी को जजमेंट की कॉपी देनी पड़ती क्योंकि एसएससी ने अपील किया था।
उसको तो जजमेंट सुनने के लिए तड़प रहा है, तो एसएससी को तो जजमेंट का कॉपी देना पड़ेगा। लेकिन सीआईटी को क्यों देना पड़ता है मालूम है? क्योंकि अगर सीटा में एसएससी जीता, सीटा में एसएससी जीता, तो एसएससी की जीत डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील भी करता है। लेकिन काउंटर अपील करने का डिसीजन सीआईटी लेता है, क्योंकि सी डिपार्टमेंट कोई आदमी थोड़ी है। आज गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट लड़ाई करना चाह रहा है, लेकिन लड़ाई करने का डिसीजन तो एक आदमी लेगा ना, और वो मनुष्य कौन है? सीआईटी। इससे पता है, ये पूरे अपील के फ्लो में तुम लोग नोटिस करोगे, कभी भी कोई जजमेंट आता ना, एक कॉपी तो एसएससी को देते, दूसरी कॉपी सीआईटी को देते, ताकि सीआईटी विल डिसाइड कि डिपार्टमेंट को काउंटर अपील करना है कि नहीं। सो सीआईटी इज एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट टू डिसाइड वेदर दे शुड काउंटर अपील और नॉट। सी अपील की जंग एसएससी ही छेड़ता है, लेकिन उस जंग में अगर एसएससी को मजा आ गया तो फिर बाद में डिपार्टमेंट भी काउंटर अपील करता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? सीआईटी। ओके, फिर जजमेंट की एक कॉपी एसएससी को मिली, एक कॉपी सीआईटी को मिली, फिर बाद में क्या होगा? जजमेंट से एक जन खुश होगा, दूसरा ना खुश होगा। एक कॉपी एसएससी को सीआईटी को मिली ना, तो अगर पता चला एसएससी जजमेंट से खुश है, तो दुखी कौन है? सीआईटी। सीआईटी का पर्सनल दुख नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल दुख हो गया उसके लिए, तो सीआईटी बोलेगा हम आगे लड़ेंगे। या फिर एसएससी दुखी है तो वो लड़ेगा, पर जो भी दुखियारा है वो अभी कहाँ जाएगा? आईटैट की शरण में। ओके, तो सी आईटैट में अपील करने वाला एसएससी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है। सीटा में तो एसएससी ही जाता है कि जंग एसएससी ही स्टार्ट करेगा, लेकिन बाद में आईटैट में तो कोई भी जा सकता है। आईटैट का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट, बट इट इज डेडिकेटेड फॉर इनकम टैक्स लॉ, इसलिए बोलते हैं इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। एक और चीज देखना, सीटा तो एक आदमी है अपने जैसा कोई, आईटैट कोई आदमी नहीं है, इट्स अ कोर्ट। इधर बहुत सारे लोग बैठते हैं, इसकी टीम होती है। अपने मुंबई में आईटैट कहाँ पे? चर्च गेट में है। सीटा तो जहां जहां इनकम टैक्स ऑफिस है उसके अंदर ही बैठा होता है। इनकम टैक्स की ऑफिस जगह जगह पे होती है, हर इनकम टैक्स ऑफिस में सीटा बैठा होता है। लेकिन आईटैट की तो सेपरेट ऑफिस होती है अपनी मुंबई में, जो आईटैट की ऑफिस है चर्च गेट में। ओके, एनीवेज अपने को अभी आईटैट में जाना है। अब आईटैट में जाने का टाइम देखो क्या, लुक 2 महीने का टाइम है। 2 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ in which सीटा का जजमेंट इज रिसीव्ड। सी एवरी फर्दर अपील का टाइम इज काउंटेड फ्रॉम प्रीवियस जजमेंट। इतना दिमाग बिठा दो, अपने आप बुद्धि चले। क्या बोला? एवरी फर्दर अपील का टाइम इज काउंटेड फ्रॉम प्रीवियस जजमेंट। तो सी आईटैट के पहले प्रीवियस जजमेंट किसका आया था? सीटा का। तो बस सीटा का जजमेंट जब रिसीव हुआ ना, वो दिन से 2 महीना नहीं, एंड ऑफ द मंथ से। जैसे सीटा का फैसला आया था 8 जून को, सीटा का फैसला आया था 8 जून को, तो 8 जून के बाद महीना एंड करो 30 जून, फिर उसके बाद और 2 महीना पकड़ो, जुलाई अगस्त, तो अगस्त तक अपील कर सकते। किसको? आईटैट में। ये आईटैट में जाएंगे हम लोग। ओके, और एक तुमको टेक्निक बताऊं, कभी भी है ना डेज होता है ना, तो कोई डेट से गिनते हैं, डेट टू डेट। मंथ है तो एंड ऑफ द मंथ, बट इसको जनरलाइज मत करना, धोखा हो सकता है। कभी कभी कुछ टाइम लिमिट मंथ्स में भी होती है, लेकिन उसको गिनते हैं एंड ऑफ द ईयर से। बट फिर भी मैं तुमको टेक्निक क्यों बता कर रहा हूँ, बाई चांस एग्जाम में कभी अटक गए ना, तो ये टेक्निक यूज करो। कभी भी कोई टाइम लिमिट मंथ्स में है ना, गेस करना है तो एंड ऑफ द मंथ से गिन लेंगे, और डेज में तो डेट टू डेट गिन लेंगे। बट अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट ज़्यादातर ऐसा होगा। अभी आगे देखना, तुम लोग नोटिस ही करोगे, हाँ यार कभी भी कुछ मंथ जैसा होता है तो इट इज़ एंड ऑफ द मंथ, बट नॉट ऑलवेज। जैसे तुम लोग पिछले टॉपिक में 143(2) याद करोगे, 143(2) नोटिस अटेंड द ऑफिस वाला, वो 3 months था, लेकिन गिना कैसे था? एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तो क्या, बाई चांस कभी एग्जाम में ब्लैकआउट हो गया तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो बताइए 2 months को इंग्लिश में बोलो, विद इन 2 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच सीटा's जजमेंट वॉज रिसीव्ड। ओके,
उतने टाइम में हम आईटैट में अपील करेंगे। फिर आईटैट अपना फैसला सुनाएगा, फैसले की एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, एक कॉपी सीआईटी को मिलेगी। उन दोनों में से जो नाखुश है उसको एक बार ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेके सोचना है कि मैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके नाखुश हूं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके। स्क्रीन पर दिख रहा है। दुखियारी को सोचना है कि मेरा दुख कैसा है, क्या वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला दुख है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब क्या बताऊंगा, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला दुख है ना, अपील दी एंड, खत्म, अपील की कहानी खत्म होगी। मतलब केस खत्म हो चुका है। कोई बोले नहीं लेकिन मैं तो दुखी हूं ना, हाँ तो रोज सुसाइड कर ले तो। मतलब कहने का मतलब आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। दुखी है तो मैं क्या करूं यार। दी एंड मतलब दी एंड, और एंड मतलब एंड होता है यार। लेकिन ये कब, अगर तुम्हारा दुख क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला है। ये दिख रहा है शॉर्ट फॉर्म, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मीनिंग बताऊंगा और लॉजिक भी बताऊंगा, दी एंड क्यों लग गया। 2 मिनट है ना, मेरे को एक फ्लो चार्ट खत्म करने दो ना, फिर मैं डिटेल में घुसूंगा। अब देखो ये क्या लिखा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स अगर दुखियारे का दुख इज समथिंग अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तब आगे और अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील करेंगे, हाई कोर्ट में। कौन जाएगा हाई कोर्ट में, दुखियारा। अब दुखिया एसएससी भी हो सकता है, लेकिन एसएससी जीत के बैठा है तो डिपार्टमेंट दुखी होगी, और डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कौन डिसाइड करता है, सीआईटी। तो जो भी दुखी हाई कोर्ट में जाएगा विद इन 120 डेज। कैसे गिनोगे, गेस करो। मैंने बताया ऑल फर्दर अपील इज काउंटेड फ्रॉम प्रीवियस जजमेंट। तो अगर मैं बोलूं 120 डेज में हाई कोर्ट में जाओ, तो कहां से गिनो, 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटेट जजमेंट। मतलब जब आईटेट का जजमेंट आया था उस दिन से 120 दिन में हम हाई कोर्ट जाएंगे। उतने दिन में हाई कोर्ट जाना है, और हाई कोर्ट में बोलेंगे मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। कौन लड़ रहा है, एसएससी भी लड़ सकता है, डिपार्टमेंट भी लड़ सकता है। फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, फैसले की एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, एक कॉपी सीआईटी को मिलेगी, और उन दोनों में से जो भी नाखुश है सुप्रीम कोर्ट जाएगा विद इन 90 डेज। ये देख 90 डेज कैसे गिनोगे, प्लीज बोल दो। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट का जजमेंट जब रिसीव हुआ था उस दिन से 90 डेज। कॉमन से हाई कोर्ट का जजमेंट आके और ये कैसा जजमेंट है, मैं लड़ूंगा। तो जब जजमेंट आया उस दिन से 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा, एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, एक कॉपी सीआईटी को मिलेगी। अब इन दोनों में से जो नाखुश है नाखुश बैठा रहे, केस खत्म, दी एंड। ओके, और जो खुश है मजे करो, जाओ। सी, इसमें मैं तुमको ये तो बता देगा अपने को अपील कितने टाइम में करना है, फैसला कितने टाइम में आएगा वो बताया नहीं है। सी, सब बता दूंगा तो ट्रेलर जैसा नहीं रहेगा ना, है ना। पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी मैंने ये नहीं बताया कि अपने को जजमेंट कब मिलेगा। देख के क्या लग रहा है, 30 दिन एक छोटा छोटा टाइम है, लेकिन छोटे छोटे टाइम में अपने को अपील करना है। उनका फैसला कब आएगा उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि जजमेंट कब आता है। सी, अब मुझे तुमको क्या पढ़ाना बाकी वाले में, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड फिर क्या पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में केस दी एंड क्यों हो जाता है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ में केस आगे क्यों बढ़ता है। तो सोचो, फील द वर्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। पहले तो क्वेश्चन वर्ड क्यों आया, क्योंकि जब भी हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं ना, हमारे मन में एक सवाल है और हमको उसका जवाब चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए। जज साहब आप ही फैसला सुनाओ। तो अपने जो फैसले की राह देखते हैं वो तो आंसर है, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड तो यूज होगा ही ना। बट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है फिर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब ये ऐसा लड़ाई है जिसमें सच झूठ का फैसला करना है। वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट वाज द फैक्ट, हकीकत क्या है वो जानना है। जैसे होता है ना, कोई कोई लोग झूठ बोलते हैं। जैसे मान लो ये स्टूडेंट ने मुझे झूठ बोल दिया कि सर मैं बीमार था इसलिए नहीं आया था, एब्सेंट था, क्यों, बीमार था इसलिए। लेकिन मेरे मन में डाउट, क्या झूठ बोल रहा होगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा, एग्जाम्पल है और ये एक्चुअली एब्सेंट भी था, मैं कैजुअली बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी स्टूडेंट को बोला तू एब्सेंट क्यों था, तो बोला सर मैं बीमार था, लेकिन उधर डाउट क्या है, बीमार नहीं है, तू घूमने फिरने गया था। तो अभी ये आर्ग्यूमेंट हो गई। अब मुझे सच्चाई ढूंढनी है, सच में बीमार था
कि झूठ बोल रहा है। तो जब अपने को सच झूठ का फैसला करना है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब तुम लोग बोले सर ये सब एग्जाम्पल से इनकम टैक्स का क्या ताल्लुक है? इनकम टैक्स पर भी ऐसी बात होती है। अब मैं तुमको इनकम टैक्स वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक असेसी बोलता है मुझे नोटिस मिली ही नहीं थी, और ये वो भड़क के बेस्ट जजमेंट कर दिया। बेस्ट जजमेंट होता है ना, असेसी रिप्लाई नहीं करता तो, और असेसी बोलता है मेरे को नोटिस मिला ही नहीं था, मेरे को मिला ही नहीं था। और ये वो बोल रहा है झूठे, तेरे को नोटिस मिली थी, तेरे घर पे आया था स्पीड पोस्ट से, तेरी वाइफ ने लेटर भी रिसीव किया था। और असेसी बोला कुछ भी, मेरे को नोटिस ही नहीं मिला। अब ये झगड़े में अपने को सच्चाई ढूंढनी है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब बताओ इसमें जज लोग ऐसा करेंगे, इनकम टैक्स का कानून का किताब खोलेंगे, एक्ट इनकम टैक्स एक्ट होता है ना, उसमें खोल के देखेंगे क्या असेसी को नोटिस मिली थी कि नहीं मिली थी। ये लॉ में लिखा है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इधर एक्ट खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कानून के पन्ने पलट के जब फैसला सुनाना है तब बोलते क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन इधर झगड़ा क्या था, असेसी बोल रहा मुझे नोटिस मिला ही नहीं, और एओ बोल रहा है झूठे तेरे को नोटिस मिला था। अब सच झूठ का पता लगाना है तो उसमें पूछताछ करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे स्पीड पोस्ट से लेटर आया था तो स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट से पता लगाना पड़ेगा कि आपने लेटर इसके घर पे कब दिया था, कितने बजे दिया था, इंक्वायरी। बट इधर कानून की किताब का कोई रोल नहीं है, इसलिए बोलते इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और एक एग्जाम्पल, एक असेसी बोल रहा है मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया ही नहीं। नहीं तो होता है ना, कई बार असेसी को अपने नोट्स में कई बार आया ना अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, तो असेसी बोलता है आई वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, मेरे पे सीधा ठोप दिया गया था। और ये बोले झूठे है, तू कितना बोला था, तेरे को कितना सुना था मैंने, और तू बोला तुझे बोलने का मौका रहा, तू बक बक तो किए जरा, सुन भी रहा था तेरी बात में, लेकिन तेरी बात ही फालतू थी। नहीं, मेरे को ढंग से बात ही नहीं करने मिली आपसे। तो ये भी अभी झगड़ा हो गया ना। अब इधर जज लोग को क्या कानून की किताब थोड़ी खोलनी, ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इन शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज अ मैटर इन विच लॉ का बुक रेफर करने का जरूरत नहीं है, वो सच झूठ का पता लगाना है। ओके, और इसको पता इधर दी एंड क्यों कर दिया, ये चिंदी लड़ाई है, बचकानी हरकत हो रही है। ये तो बचपन से देख रहे झूठ बोल रहे, अपने मम्मी को झूठ बोल रहे, बचपन से कर रहे, झूठ सच की बात है, छोटी लड़ाई है। अब ऐसी लड़ाई में आईटैट जैसे ने फैसला सुना दिया तो इसको हाईकोर्ट तक लेके जाने का जरूरत नहीं है। सी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का टाइम कब लेना चाहिए अपने को, जब लॉ को रिलेटेड झगड़ा है। लॉ के झगड़े में क्या होता है, जैसे एक्ट में एक सेंटेंस लिखा है, उसका मीनिंग क्या निकलता है। अरे लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है ना, जैसे एक्ट में एक सेक्शन है, उसका 3-4 लाइन में कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है, अब उसका मीनिंग क्या निकलता है, वो समझ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा अच्छी होती है। तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये चिंदी लड़ाई है जिसमें सच झूठ का पता लगाना है, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करती है। ऑलरेडी पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खाली इनकम टैक्स के झगड़े नहीं देखने, सब झगड़े देखने, खून खराबा, रेप, टेररिज्म वगैरह सब, संजय दत्त का केस, सलमान खान का केस, सब टाइप के केस ये लोग देखते हैं। तो उन लोग ये चिंदी चीजों में टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। इसलिए लॉ ने बोला है अगर सच झूठ का फैसला करना है ना तो आईटैट का जजमेंट इज फाइनल। इससे पता है कहावत है, आईटैट इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। क्या बोला, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। उन लोग ने जो फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि हमारे हिसाब से ऐसा हुआ था, तो फाइनल है, वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। एक्चुअली तो सिर्फ सच झूठ का पता तो सीटा भी लगा सकता है। अरे सच झूठ तो ऐसा है ना, मैं तुमको भी काम पे लगाऊं ना, जैसे मैं बोलूं देख वो वाला लड़का है ना, वो लड़का आज नहीं आया, इसको बोलूंगा तू पता लगाना क्यों नहीं आया, तुम भी डिटेक्टिव बन के पता लगा सकते हो। तो सिर्फ सच झूठ का फैसला तो सीटा भी कर ले हुए बहुत है। फिर भी चलो इनकम टैक्स पे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, तो हम लोग सीटा पे इतना वो ब्लाइंड फेथ नहीं रख रहे। अगर लग रहा है नहीं सीटा ने बराबर से इंक्वायरी नहीं की है तो आईटैट तक भी ट्राई मारते हैं, उसके आगे तो नहीं जाएगा। ओके, तो इधर दी एंड हो जाएगा। टेल मी क्वेश्चन ऑफ लॉ का एग्जांपल, एक और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का एग्जांपल हो ना। कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप लोग चैरिटी का है ना ढोंग रचा रहे हो, कोई चैरिटी नहीं करते हो, और ट्रस्ट बोल रहे नहीं हम लोग सच्ची चैरिटी करते हैं। और पता है चैरिटेबल ट्रस्ट को सच में चैरिटी करते हैं ना, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स में, तो इधर भी झगड़ा होता है।
अब बताओ एक ट्रस्ट सच में चैरिटी समाज सेवा करे कि ढोंग कर रही है, वो भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो इधर ही दी एंड हो जाता है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ का एग्जांपल क्या है? वही कोई सेक्शन को लेके झगड़ा है कि सेक्शन 32 ये नहीं बोलता है, ये बोलता है। जैसे एक असेसी बोल रहा है कि मुझे मेरे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन वो एसेट उसका ओनरशिप पे नहीं, भाड़े पे। अब लॉ में क्लियर लिखा है कि एसेट का डेप्रिसिएशन चाहिए तो यू शुड बी ओनर, लेकिन वो भाड़े के एसेट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चाहता है, तो गलत है। तो जज लोग फैसला कैसे सुनाएंगे? देखिए इनकम टैक्स में सेक्शन है 32 डेप्रिसिएशन का, उसमें लिखा है असेसी ओनर होना चाहिए, तो लॉ बोलता है ओनर होना चाहिए। तो लॉ देख के जजमेंट दिया तो क्वेश्चन ऑफ लॉ। और कभी लॉ का सेंटेंस का मीनिंग निकालना है तो ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। एनीवे इसमें ज़्यादा घुस के मतलब नहीं है, अपने को खाली इसका मीनिंग ऊपर ऊपर समझना है, बाकी एग्जाम में कभी ये टेस्ट नहीं करते चल स्टूडेंट बता ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि लॉ है। इसका जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आया। ये तो क्या है, मैंने ये चार्ट बनाया है तो मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना, बस इसके अंदर ज़्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। तो टेल मी, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो केस बंद के आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तो बंद होना ही है। अब है ना, ये फ्लो चार्ट को है ना मैं देखो अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया इधर। लुक, टेल मी अपील के 4 लेवल क्या है? सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सी ये पूरे चैप्टर में पता है स्टूडेंट को क्या समझना चाहिए? ये चारों लोग हैं ना एक जज की तरह है, जज की गद्दी पे बैठे और एक कटघरे में असेसी को बिठाया है, खड़ा किया है, दूसरे कटघरे में डिपार्टमेंट की तरह से सीआईटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनके बीच में केस है वर्सेस। तभी पता है इनकम टैक्स का कोई केस तो देखोगे ना उसका नाम ऐसा आता है, सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, लक्ष्मण दास खंडेलवाल वर्सेस सीआईटी। वर्सेस में सीआईटी क्यों? क्योंकि असेसी का दो जो नाम है वो नाम है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से सीआईटी होता है। ओके, इधर पता है ये ड्राइंग में मैं तुमको पिक्चर का सीन इमेजिन कर रहा हूँ। बॉलीवुड मूवी में कैसे एक सेंटर में जज बैठा होता है, तो जज वाला रोल कौन अदा कर रहा है? सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और 2 कटघरे होते हैं, उधर एक में एसएससी है दूसरे में सीआईटी रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो ये बेसिक्स हो गया। अब चैप्टर चालू हो रहा है। ये चैप्टर अपने 8 चीज पढ़ने वाले। कितनी? 8। पहली चीज क्या है? अपील टू सीटा। एक और चीज, अब सीटा आईटैट में जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं अपील। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील नहीं बोलते, रेफरेंस बोलते हैं। आई एम रेफरिंग माई केस टू हाई कोर्ट, आई एम रेफरिंग माई केस टू सुप्रीम कोर्ट। हम लोग अपील वर्ड यूज नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि सी अपील में ना झगड़े का टोन होता है कि मैं लड़ूंगा, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा। अपील में झगड़े का टोन है, और झगड़े का टोन कब यूज करने का? जब तू इनकम टैक्स वालों के सामने खड़ा होके चिल्लम चिल्ली कर रहा है। और ये लोग दोनों है ना इनकम टैक्स वाले लोग हैं। कैसे? फुल फॉर्म क्या बताओ? सीटा का फुल फॉर्म क्या? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो ये इनकम टैक्स वालों का पालतू है। आईटैट भी किसके टुकड़ों पे पल रहा है? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। और मेरी लड़ाई भी इनकम टैक्स वालों से, तो उनके सामने तो मैं बोमा बोम करके जाऊंगा। बोमा बोम मतलब एकदम झगड़े का टोन है, ये गलत है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये वो है, और ऐसा एग्रेसिव टोन अपील में होता है। लेकिन जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, वो लोग इनकम टैक्स की फैमिली के लोग नहीं है। अगर तू सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा मेरे साथ गलत किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ये नहीं वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोले शांति रख, तेरा झगड़ा किससे है? इनकम टैक्स वालों से। हम लोग के सामने तमीज से पेश आ। हम लोग तेरा केस देख रहे हैं ना, एहसान मान। हम लोग इनकम टैक्स के केस नहीं देखते, टेररिज्म वगैरह दुनिया भर का खून खराबा हर केस को देखते। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरा झगड़ा इनकम टैक्स वालों के साथ होगा। हम लोग के सामने अपील क्या कर रहा है? इसी अपील में क्या झगड़े का टोन आता है ना। इसलिए पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलना चाहिए? आई हैव मेड अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस किया है। खैर एग्जाम में बाय मिस्टेक इधर भी तुमने अपील वर्ड लिख दिया तो मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन मैं तो टीचर होने के दौरान नॉलेज दूंगा ना बराबर। इन दोनों में मैंने रिवीजन वर्ड क्यों लिखा है ये टाइम आने पे बताऊंगा। डाउन दी लाइन तुमको फीलिंग आ जाएगी, हाँ चैप्टर का नाम अपील, रेफरेंस, रिवीजन क्यों है। अपील और रेफरेंस की फीलिंग तो आएगी।
अपील फॉर सीटा एंड आईटेट, रेफरेंस फॉर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट।